नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अपने पार्थ की काली करतूत से अनजान थी ममता, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद का दावा। स्मृति ईरानी ने भद्दे ढंग से लिया राष्ट्रपति का नाम, अधिरंजन का स्पीकर को पत्र। दिल्ली में लागू हो सकती है पुरानी आबकारी नीति, बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार। हंगामे में धुल गए संसद के 2 हफ्ते, किसी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं, लोकसभा में महज 2 बिल पास। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी, शुक्रवार को यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। और अब खबरों पर बात विस्तार से। शिक्षक भर्ती घोटाले में बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम सामने आने के बाद से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग कर रही है कि वे इस बारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर टीएमसी के सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय का दावा है कि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी ममता बनर्जी समेत पार्टी के किसी को भी नहीं थी। जैसे ही हमें इस बारे में पता चला, हमने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है। तृणमूल नेता ने कहा कि अगर शुवेंदु अधिकारी के पास कोई सबूत है तो उसे ईडी को बताना चाहिए, मीडिया को नहीं। वहीं भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से बरामद काले धन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि टॉलीगंज फ्लैट से 21 करोड़ रुपए और बेलघरी से 29 करोड़ रुपए केवल छोटी तलहटी है। जब तक आप माउंट बीरभूम और कालीघाट ममता का आवास की एक झलक नहीं देख लेते, तब तक अपनी सांस रोक कर रखें। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक सक्षम एजेंसी है, उन्हें जांच कर लेने दीजिए। सभी को मालूम है कि पार्थ चटर्जी की काली करतूत की जानकारी ममता बनर्जी को थी। ममता दीदी के निर्देशन में ही सारा खेल खेला गया है। टीएमसी का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार है। केवल जनता की धारणा के चलते टीएमसी ने पार्थ को उनके पदों से हटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। ये बैठक 5-6 अगस्त को हो सकती है। दरअसल ममता बनर्जी 5 और 6 अगस्त को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रही हैं, तभी दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर अब कांग्रेस नेता अधिरंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की कि ईरानी ने लोकसभा में भद्दे ढंग से राष्ट्रपति का नाम लिया था। कांग्रेस नेता ने स्पीकर से मांग की कि ईरानी पर कार्रवाई की जाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ईरानी ने सदन में अपने संबोधन के दौरान चिल्लाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया था। उन्होंने मैडम या श्रीमती शब्दों को राष्ट्रपति के नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया। यह देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मुर्मू को नीचा दिखाने जैसा है। स्पीकर को लिखे गए पत्र में चौधरी ने कहा कि मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से श्रीमती स्मृति ईरानी सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम ले रही थी, वह उचित नहीं था। वह माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। यह माननीय राष्ट्रपति के पद के स्तर को कम करने जैसा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि श्रीमती स्मृति ईरानी के उन शब्दों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अनावश्यक रूप से खुद को ऊपर दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर राजनीति करनी चाहिए। ईरानी ने मामले में बेहद अनुचित व्यवहार किया है। सोनिया गांधी को मौखिक और शारीरिक रूप से निशाना बनाने के साथ इस मामले में सदन में जैसा माहौल बनाया गया, वैसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। चौधरी ने लिखा, महामहिम राष्ट्रपति के बारे में गैर जरूरी और अनावश्यक संसदीय गतिरोध के कारण मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति मेरे मन में बेहद सम्मान है। मुझे खेद है कि यह सारा विवाद सिर्फ मेरे जुबान फिसलने के कारण आरंभ हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मातृभाषा बांग्ला है और मैं हिंदी के प्रति बहुत सहज नहीं हूं। यह दुखद है कि महामहिम राष्ट्रपति का नाम सत्तारूढ़ दल ने सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक रूप से दूसरों पर हावी होने के लिए घसीटा है। नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति वापस होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। उधर राजनिवास सूत्रों का कहना है कि आबकारी विभाग की तरफ से ऐसी कोई फाइल उपराज्यपाल कार्यालय को नहीं मिली है।
विभाग के आयुक्त ने चारों निगमों को इंटरनल नोट भी जारी कर दिया है। उधर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली सरकार के असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को नई नीति को लेकर जवाब तलब किया है। आबकारी कमिश्नर की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नई नीति लागू होने तक 6 महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। इसके लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुखों के साथ तुरंत तालमेल बनाना और पुरानी नीति में चारों नगर निगम मिलकर दुकानें चलाते थे। साल में 21 दिन ड्राई डे थे। नई शराब नीति वापस लेने के आदेश के बाद जहां शराब का सेवन करने वालों की परेशानी बढ़ेगी, तो वहीं नई आबकारी नीति स्क्रैप हुई तो कई शराब डीलर अदालत का रुख कर सकते हैं। नई शराब नीति के तहत वेंडरों ने करोड़ों रुपए दुकान लेने और शराब स्टॉक करने में खर्च किए हैं। सरकार की सख्ती पर शटर डाउन हुए तो शराब की किल्लत भी होगी। और इतना ही नहीं, पुरानी नीति लागू हुई तो रेस्टोरेंट, पब समेत अन्य विक्रेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में भी हंगामे ने कार्यवाही की बलि ले ली। विपक्षी सदस्यों के निलंबन और सरकार द्वारा राष्ट्रपति के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने से सुलह सफाई की गुंजाइश खत्म हो गई। सत्र के 10 दिनों में अब तक के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है और लोकसभा में महज 2 ही बिल पारित कराए जा सके। विपक्ष सत्र के दूसरे सप्ताह में भी महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ पर चर्चा के लिए हंगामा करता रहा। इस बीच भाजपा ने विपक्ष को घेरने के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के आगमन को बड़ा मुद्दा बना लिया। इससे शुक्रवार को भी संसद ठप रही। सोमवार को भी कामकाज की उम्मीद कम ही है। भाजपा ने राष्ट्रपति के अपमान पर सोनिया से तो विपक्ष ने स्मृति ईरानी से माफी मांगने को लेकर अड़ने का साफ संदेश दिया है। लोकसभा में हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के अंटार्कटिका बिल तो प्रतीकात्मक चर्चा के बीच परिवार न्यायालय संशोधन बिल पारित किए गए। दूसरे सप्ताह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने 3 बार में विपक्ष के 27 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया। इनमें से 23 के निलंबन की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। हालांकि निलंबन की कार्यवाही से सरकार और विपक्ष के बीच तकरार और बढ़ गई। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में कामकाज रोककर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया है। हुड्डा ने कहा, सदन अग्निपथ योजना से उत्पन्न असाधारण स्थितियों पर चर्चा करे, जिसे सरकार ने बिना चर्चा और एक तरफा रूप से लागू किया है। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल समेत देश के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मौसम एजेंसियों के अनुसार आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 3 अगस्त तक लगातार बारिश की उम्मीद है। आज पटना, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सीमामगड़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा में अच्छी बारिश के आसार हैं। राज्य के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है और इसी तरह झारखंड के भी विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य में कई जगह भारी वर्षा हुई। जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल को राजधानी कोलकाता समेत कुछ इलाके, मराठवाड़ा और गुजरात के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में हल्के से मध्यम बारिश हुई। खबरें भी और भी हैं और उन्हीं खबरों पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर अपने पार्थ की काली करतूत से अनजान थी ममता। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद का दावा। स्मृति ईरानी ने भद्दे ढंग से लिया राष्ट्रपति का नाम, अधिरंजन का स्पीकर को पत्र। दिल्ली में लागू हो सकती है पुरानी आबकारी नीति, बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार। हंगामे में धुल गए संसद के 2 हफ्ते, किसी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं, लोकसभा में महज 2 बिल पास। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी। शुक्रवार को यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई।
आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विवादों के बाद जल शक्ति विभाग के दोनों राज्य मंत्रियों दिनेश खटीक व रामकेश निषाद को कामों का बंटवारा कर दिया गया है। दिनेश खटीक ने इसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा तक दे दिया था और अब दोनों राज्य मंत्रियों को बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत ड्रेनों का निरीक्षण, जलाशयों का निरीक्षण एवं समीक्षा, नहरों, बैराजों, लघु नहरों, परती भूमि का निरीक्षण आदि के काम दिए गए हैं। दोनों मंत्री बांध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना, बांध सुरक्षा एक्ट की समीक्षा, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एक्ट के अनुश्रवण का कार्य भी देखेंगे। इसके अलावा रामकेश निषाद राजस्व मंडल लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद एवं विंध्याचल के सिविल यांत्रिक संगठन के राजस्व अधिष्ठान के समूह गा के अपील एवं दंड से संबंधित कार्य देखेंगे। तो वहीं सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, बरेली मंडल के कार्य दिनेश खटीक को दिए गए हैं। पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा के अभद्र व्यवहार से निराश बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजने की पुष्टि की है। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे व्यवहार का सामना किया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा शुक्रवार को बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी से गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान स्किन वार्ड के फटे व गंदे गद्दे देकर वह भड़क गए। उन्होंने पास खड़े यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर राज बहादुर को हाथ पकड़कर बेड पर लिटा दिया और कहा कि आप भी इस गंदगी का एहसास करें। मंत्री ने कहा कि यह चमड़ी रोग वार्ड है और आप जानते हैं त्वचा रोगों में सफाई की कितनी जरूरत होती है। इस पर वीसी ने कहा कि फंड की कमी की वजह से बेड और बिस्तर का प्रबंध नहीं हो सका। स्वास्थ्य मंत्री ने फिर कहा कि आप यहाँ के अधिकारी हैं, आप व्यवस्था को सुधार सकते थे, जो भी आपके पास है उसकी तो साफ सफाई करवा सकते थे। डॉक्टर राज बहादुर एक देश के जाने माने स्पाइनल सर्जन और क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी सेंटर मोहाली के परियोजना निदेशक और सदस्य सचिव हैं। वह देश में सर्वोच्च चिकित्सा नियामक संस्था राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य भी हैं। वह पीजीआई ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्देशक रह चुके हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के भाषण के बाद से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना ने राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाषण की निंदा करते हुए कहा, राज्यपाल ने मराठी गौरव को आहत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कम राज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करने का आग्रह किया। दरअसल राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को अब भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। दरअसल राज्यपाल ने शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा की और कहा कि वे जहां भी जाते हैं अस्पताल, स्कूल आदि बनाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। वहीं राज्यपाल कोश्यारी के भाषण को ट्विटर पर शेयर करते हुए संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल का मतलब है महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। मुख्यमंत्री शिंदे, क्या आप सुन रहे हैं? अगर आपका स्वाभिमान है तो राज्यपाल का इस्तीफा मांगे। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह महाराष्ट्र और मराठी मानुष के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है। इन्होंने राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है। राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी वीडियो को साझा किया है और कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मराठी लोगों का अपमान भयानक है, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे नगर निकाय मंत्री केटी रामराव केटीआर की 24 जुलाई को हुई बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होने वाले नगर निगम के 3 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बेलमपल्ली के सरकारी अस्पताल की इस पार्टी में निगम के सभी कर्मचारियों के जरूर शामिल होने का आदेश था। अब निगमायुक्त ने कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। भाजपा के आईटी प्रमुख अमितमा लविन ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना में लोगों की सेवा करने के लिए चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि असल में राजतंत्र है और तेलंगाना के सीआर परिवार की जागीर है। उत्तराखंड में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलों के बीच शनिवार को भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को प्रदेश की कमान सौंपी है। दिल्ली में बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है। इससे पहले प्रदेश भाजपा की कमान वरिष्ठ और अनुभवी नेता मदन कौशिक के हाथों में थी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कौशिक के स्थान पर गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को संगठन की कमान सौंपे जाने की चर्चाएं थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 727 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग में 206 व कश्मीर संभाग में 521 नए मामले आए हैं। कश्मीर संभाग से 1 व जम्मू संभाग से भी 1 मरीज की मौत हुई है। हालांकि 572 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं उड़ी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 शिक्षकों समेत 18 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 14,355 कोविड टेस्ट किए। इनमें से 727 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के नए मरीजों व स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या में अंतर के चलते सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 4,468 पर पहुंच गई है। नए मामलों में जम्मू जिले से 134, उधमपुर जिले से 7, राजौरी से 10, डोडा से 9, कठुआ से 5, सांबा से 12, किश्तवाड़ जिले से 19, पुंछ जिले से 6, रामबन से 3 और सियासी से 1 मामला सामने आया है। कश्मीर संभाग के जिलों में श्रीनगर में जिले से 246, बारामूला से 94, बड़गाम से 42, पुलवामा में 8 मामले मिले हैं। कुपवाड़ा से 49, अनंतनाग से 35, बांदीपोरा से 13, गांदरबल से 12, कुलगाम से 21 और सोपिया से 1 नया मामला सामने आया है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों में 1813 जम्मू व 2655 कश्मीर संभाग में हैं। 2 नई मौतों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,768 पर पहुंच गई है। तो शिक्षकों समेत 18 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिछामा बोनियार को बंद कर दिया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने संस्थान में 150 लोगों के सैंपल लिए थे। इसमें 100 लोगों की रिपोर्ट मिली। इसमें से कुल
कुल 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें 16 छात्र और 2 शिक्षक कोविड पॉजिटिव पाए गए। एसडीएम उड़ी हरविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने शनिवार को संस्थान को हर तरह की गतिविधियों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने संबंधित विभाग से स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए भी कहा है। और इसी के साथ हम यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। अपने पार्थ की काली करतूत से अनजान थी ममता, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद का दावा। स्मृति ईरानी ने भद्दे ढंग से लिया राष्ट्रपति का नाम, अधिरंजन का स्पीकर को पत्र। दिल्ली में लागू हो सकती है पुरानी आबकारी नीति, बवाल के बाद बैकफुट पर केजरीवाल सरकार। हंगामे में घुल गए संसद के 2 हफ्ते, किसी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं, लोकसभा में महज 2 बिल पास। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी, शुक्रवार को यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनूं है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 72,062 मामले, जबकि 25 जुलाई को 25 हाई कोर्ट में 49,55,873 मामले लंबित थे। जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.23 करोड़ मामले लंबित हैं। इस तरह विभिन्न अदालतों में अभी 4.83 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। रिजिजू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले 8 माह में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 127 नए नामों की अनुशंसा की, जिनमें से 61 की नियुक्ति दी गई है। 13 नाम ऐसे थे जो कॉलेजियम ने 1 से ज्यादा बार भेजे, जिनमें से 8 को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। इस तरह से 140 सिफारिशों में से 69 को नियुक्त कर दिया गया है। विधि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की मुकदमा निस्तारण दर शिकायतों से अधिक है। रिजिजू के मुताबिक एनजीटी ने देश भर में पर्यावरण, वन मंजूरी, हवा एवं जल प्रदूषण, तटीय विधि नियम क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। रेलवे दावा न्यायाधिकरण आरसीटी के संबंध में उन्होंने बताया कि उसके समक्ष 30 जून को 24,133 मुकदमे लंबित थे। न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए आरसीटी की 20 में से 19 शाखाओं में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पीसीपीआईआर नीति 2007 विफल है और इसमें बदलाव के लिए हितधारकों से विचार विमर्श जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि बाकी आतंकी अभी घिरे हुए हैं। जानकारी के अनुसार जिले के
वानिगाम बाला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी आतंकी घिरे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है और इसमें पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया था और इस दौरान आतंकी भाग निकले थे। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के सुरक्षा बलों को जिले के बारहर्द कंठपोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस इनपुट के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान इलाके में छिपे आतंकियों ने एडवांस सर्च पार्टी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कुछ देर तक चली क्रॉस फायरिंग के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी रखा। शुरुआती फायरिंग में एक सेना का जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। हिंदी और गुजराती सीरियल्स और शोज में अभिनय करने वाले अभिनेता रसिक दवे का शुक्रवार रात 8 बजे निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किडनी खराब होने की वजह से अभिनेता ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने इसके अलावा कई संस्कार घरोघर अपनों की, सीआईडी, कृष्णा जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सारे सीरियल्स में भी काम किया था। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने